Hello, awesome toppers. Welcome back to part 3 of लाइफ प्रोसेसेस। आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस से इसमें से ही टॉपिक आता है, इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म के सेल हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को कंबाइन करके वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है। देखो, जब ब्लड के थ्रू सेल्स में ग्लूकोज जाता है ना, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बन जाते हैं। मतलब इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 3 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में, तो जैसे कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ी एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पाइरूवेट, ठीक है। अब ये आपको 3 कंडीशंस दे रखी है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, या तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है और जब होगा, या ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो जैसे कि जब अब जो ये पाइरूवेट है, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये सिर्फ ईस्ट के अंदर होगा, और ये फर्मेंटेशन कहते हैं इसको। फर्मेंटेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो जब जो पाइरूवेट है इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ये हमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी देगा। जब पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी देगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है, तो फिर ये मसल सेल में होगा, तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा और एनर्जी देगा। मतलब एनर्जी तीनों केसेस में बनेगी, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे हर उसमें। थोड़ी बहुत एनर्जी हर रिएक्शन में बनेगी, बस जो दूसरे प्रोडक्ट है वो अलग होंगे। और ये जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये क्रैम्प, जो कहते हैं ना मसल्स में क्रैम्प आ गए, तो ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से आते हैं। लैक्टिक एसिड इन द मसल कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है। अब जब पाइरूवेट को फुल ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन मिलेगा ना, तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा एंड एनर्जी देगा, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, सेल में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, एक ये एनिमल सेल है, तो इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउस है ऑफ द सेल, इसमें सारी एनर्जी बनती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होते हैं, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होते हैं। ये आपको पूछा जाता है कि कहाँ पे होता है, जैसे अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करते हैं, ये पूछा जाएगा कि किधर कन्वर्ट करते हैं ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो हम रेस्पिरेशन को 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ये वाली रेस्पिरेशन 2 टाइप्स जो हैं, ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ये वाला है ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड बनता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है,
एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल या ईस्ट में होती है। ठीक है, ये टाइप्स हो गए। अब जो ये एनर्जी बनी है कोई सी, इनको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन या ये तीनों में से कोई भी रेस्पिरेशन, इनको हम एक कॉमन नाम जानते हैं, जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो ये एनर्जी बनी है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल यूज़ कर लेता है टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ठीक है, मतलब जो ये जितनी भी ये एनर्जी बनी है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल अगर सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जो ये एनर्जी बनी है, इसको सेल यूज़ करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है जिसको हम कहते हैं ATP। अब ATP बनता कैसे है? ATP में जैसे कि आपके सेल में ADP पहले से ही होता है, ADP। ठीक है, जब ADP होता है तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फेट का फॉर्मूला है और ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का फॉर्मूला है। तो जब ये बना देंगे, अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, इसलिए ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देते हैं। ठीक है, और ये जो ATP बनता है, इसको यूज़ करके सारी एक्टिविटीज़ होती है सेल में। अगर आपका जैसे कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, अगर सेल मेम्ब्रेन अगर टूट गया, अगर सेल मेम्ब्रेन कहीं से टूट गया, ब्रेक हो गया, तो ये एनर्जी यूज़ की जाएगी सेल मेम्ब्रेन को दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई जितनी भी सारी एक्सेलुलर एक्टिविटीज़ इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हेल्प से की जाती है। क्योंकि अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी एनर्जी देता कैसे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक किया जाता है टू गिव राइज, क्योंकि वो फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को देते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस सेल में होते हैं उनको प्लेस करने के लिए हमने एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी यूज़ होती है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल, ये यूज़ करते हैं ATP टू प्रोड्यूस द रिएक्शन, टू मेक द रिएक्शंस हैपन। रिएक्शंस कराने के लिए ATP का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ATP इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ATP को ब्रेक डाउन किया जाता है तो ATP से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम सेल में एंडोथर्मिक जिसके थ्रू सेल में एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, जब भी सेल को एनर्जी की नीड होती है ना, तो ATP ब्रेक डाउन कैसे होता है? ATP कैन बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर का इस्तेमाल करके हम ATP को ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब हम अगर आपको ये टॉपिक समझ आए तो आप दोबारा इसके बैक पीछे जाके देख सकते हो। आई नो ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लेकिन ये बहुत इजी पार्ट है। अगर आप NCERT को वर्ड बाय वर्ड रीड करोगे ना, आप इसे आराम से समझ जाओगे। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है? प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, और क्यों? आपको बताइए, जो प्लांट्स में जैसे कि एक्सचेंज गैसेज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। प्लांट्स जो है रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, वो मतलब सारी गैसेज उनकी एक्सचेंज होती है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब और जो सेल्स के बीच में स्पेस होती है, एंड देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस जो इंश्योर करते हैं कि सारे सेल्स कांटेक्ट में विद द एयर। क्योंकि देखो, अगर सेल्स के बीच स्पेस है तो बाहर से ऑक्सीजन आएगी और सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर चली जाएगी ऐसी, तो इसलिए
इट इंश्योर दैट ऑल दी सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं आर एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब रात के टाइम अब सनलाइट नहीं है तो नो फोटोसिंथेसिस विल बी अकरिंग, नो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, तो CO2 एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस होता है, तो ये CO2 एलिमिनेट जो प्लांट है उससे बाहर निकलता रहता है। लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए अब, और रात को प्लांट को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए रात को जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ करते हैं अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ करता है बाहर प्लांट के। ठीक है, अब ड्यूरिंग द डे क्या होता है, दिन के दौरान क्या होता है, जो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो प्लांट यूज़ कर लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O चाहिए होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे जो रेस्पिरेशन के दौरान जो H2 जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट निकलते हैं ऑफ द रिएक्शन, वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे देयर इज़ नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज होता है इन द ऑक्सीजन रिलीज होता है दिन के दौरान। मतलब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, जैसे कि प्लांट थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अपने पास रख लेते हैं और बाकी ऑक्सीजन बाहर कर लेता है। प्लांट यूजेस सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को भी तो प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो ऑक्सीजन रख लेते हैं, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रख लेते हैं और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट। सो ड्यूरिंग डे जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है प्लांट से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ होती है और प्लांट के अंदर आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस इससे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, इससे मैं मेरे पर्सेंट गारंटी दूँ कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मैं पूरे चैप्टर से आई कांट गारंटी कि इस टॉपिक से पूछा जाएगा, बट ये वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये आपसे हम पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स, उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है ब्रीथ्स पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, आप कितनी ब्रीथ 1 मिनट के अंदर ले रहे हो। तो जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ना एक्वेटिक एनिमल्स में, वो फास्टर है दैन द ब्रीथिंग रेट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं उनका ब्रीथिंग रेट कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि जो अमाउंट जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है ना उसका अमाउंट कम है इन कंपैरिजन टू दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। मतलब देखो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा ना उतना स्लो ब्रीथिंग रेट होगा। तो जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ना एक्वेटिक एनिमल्स का वो फास्टर है, क्योंकि जो अमाउंट है ना ऑक्सीजन का पानी के अंदर वो कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इन एयर। जो अमाउंट एयर में है ना ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा है, वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे जब भी आप देखिएगा फिशेस, अगर आपने देखी होंगी, जब भी वो फिशेस बाहर निकलती है तो वो मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ नहीं कर सकती है। जो फिश है वो ऑक्सीजन अपने मुंह के थ्रू लेती है, ठीक है, और उसे फोर्स करती है अपने गिल्स पर। उन गिल्स देखे होंगे एक ऐसे होता है, जैसे कि अगर ये फिश है
तो ये गिल्स होते हैं, जैसे कि तो जब फिशेस वाटर मुंह में लेती है तो इधर गिल्स पर पास कर देती है ताकि जो डिज़ोल्व टॉक्सिन है ना वाटर में वो उनके ब्लड में जा सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। मैंने सिंपल पॉइंट्स में लिखा है कि कैसे रेस्पिरेशन होती है ह्यूमंस में, इस स्लाइड पे एंड नेक्स्ट स्लाइड में जो ये है। ये बहुत सिंपल है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस, ठीक है। तो पहला है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नोज़ से, ठीक है। अब जब एयर हमारे नेज़ल पैसेज में जाती है ना, नेज़ल पैसेज बताता हूँ क्या होता है। ये हमारा नेज़ल पैसेज है। जब एयर नेज़ल पैसेज में जाती है, जो मतलब नेज़ल पैसेज में बहुत सारे पतले पतले बाल है, फाइन हेयर और थोड़ा सा म्यूकस है, ठीक है। तो जो एयर जो नेज़ल पैसेज के अंदर गई है ना, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है ना वो ट्रैप हो जाती है इन फाइन हेयर एंड म्यूकस में। मैंने कहा था जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो होता है स्टार्ट नोज से, और जब एयर नेज़ल पैसेज के अंदर घुसती है, अब नेज़ल पैसेज में बहुत सारे फाइन हेयर एंड म्यूकस है जो इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर देती है। मतलब एयर में जितनी भी जो नेज़ल पैसेज के अंदर इम्प्योरिटीज़ है ना, जो नेज़ल पैसेज के अंदर जो एयर के अंदर इम्प्योरिटीज़ है ना, वो सारी दे आर ट्रैप्ड बाय नेज़ल हेयर। जितना ये जो फाइन हेयर एंड म्यूकस है ना, ये सारे जो फाइन हेयर एंड म्यूकस दे ट्रैप द इम्प्योरिटीज़ इन द एयर। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ये ट्रैप्ड हो जाती हैं इन द फाइन हेयर एंड म्यूकस, सो दैट क्लीन एयर लंग्स तक पहुंच पाए, ठीक है। अब जो ये एयर है, ये विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं। जो ये एयर है ये विंड पाइप में एंटर होती है। विंड पाइप से आई, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये विंड पाइप है ना, ये इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये ऐसी रिंग्स होती हैं, ऐसी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है ये, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, क्यों? सो दैट ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए इसमें, ठीक है। अब जो ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों को इकट्ठे ब्रोंकाई कहते हैं और सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं। तो अब देखोगे ये डिवाइड हो गई, तो ये ब्रोंकस, ये दूसरा ब्रोंकस, ये ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। अब जब ये ब्रोंकाई है ना, ईच ब्रोंकस ना डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स। अब हर ब्रोंकस ना और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के रूप ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। अब ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू लार्ज नंबर। अब ये ब्रोंक्यूल्स जो है, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो ईच ब्रोंका डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब हर ब्रोंक्यूल के ऊपर हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एक बैलून लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। दी पाउच लाइक एयर सैक होता है, इनमें हवा भरी होती है, तो ये पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब जो ये एल्वियोलाई होते हैं, इनकी वॉल्स बहुत थिन होती है और ये सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है।
जो हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये यहाँ से इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। मतलब देखो, ट्रैकिया है, अब ट्रैकिया को फर्दर स्मॉल डिवाइड कर दिया ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एक पाउच लाइक एयर सैक्स है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये एल्वियोलाई वेरी थिन है, ये वन सेल्ड थिन होते हैं, इतने एक सेल जितने थिन होते हैं, और ये सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे हेल्प करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब सांस अंदर लेते हैं, तो जो हमारी रिब्स है ना वो ऊपर आते हैं और बाहर निकलते हैं। वी मूव आर रिब्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, हमारे रिब्स जो है ऊपर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। और जो हमारा डायाफ्राम है ना वो फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम ये होता है, ये फ्लैट हो जाता है। जब भी हम इनहेल करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो चेस्ट कैविटी है ना, चेस्ट कैविटी ये है, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी बड़ी बिकम्स लार्जर, और ये जो एयर है ना ये लंग्स में एंटर करती है, और ये एल्वियोलाई को एक्सपैंड कर देती है। जैसे कि देखो, अब जैसे कि ये एल्वियोलाई है, जब भी अभी इसमें एयर नहीं है, जैसे इसमें हवा आएगी ना ये ऐसे फूल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये फूल गया ना, अब तो जो ये एयर है लंग्स में घुस गई और ये एल्वियोलाई को एक्सपैंड कर देती है। अब जो ब्लड है ना वो जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल को एलिमिनेट करना होता है, ये निकालना होता है सेल में से। तो ये निकालता कैसे, ये मान लो कि ये सेल है, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। अब मैं इधर एक ब्लड वेसल बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं ब्लड वेसल बना दे, अब देखो अब जो सेल के अंदर CO2 है वो ज़्यादा है, तो फिर अब इसके अंदर ब्लड वेसल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ब्लड वेसल में CO2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये CO2 जाएगा एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, एल्वियोलाई में जो हमने इनहेल करा है वो ऑक्सीजन आया है, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो इधर ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में था वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में वापस आ जाएगा, ठीक है। और ये CO2 हम एक्सहेल कर देंगे। अब जो ये ऑक्सीजन जो ये ब्लड वेसल में आ गया है, अब ये ऑक्सीजन ये ब्लड सेल के पास दोबारा जाएगा एंड फिर इसमें ऑक्सीजन डाल देगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है। आप इसे दोबारा समझो, जो सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, वो CO2 एलिमिनेट करना ज़रूरी है। तो जो ब्लड है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ जाएगा, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एल्वियोलाई के पास आएगा। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरी हुई है, ऑक्सीजन है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, जो हमने इनहेल करा है वो ऑक्सीजन इनहेल करा है। तो जो वो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल के ब्लड में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चले जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और ऐसे जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम CO2 एक्सहेल करेंगे, और जो वो ऑक्सीजन जो ब्लड में है वो ऑक्सीजन दोबारा सेल के पास चले जाएगा,
ठीक है, तो ऐसे हमारी सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, तो जो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि वो हम रिलीज़ कर सके इन द एल्वियोलाई। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एल्वियोलाई में, वो ब्लड ले लेता है ब्लड वेसल में, ताकि वो सारे सेल्स पे ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, अब जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, हम अपने रिब्स डाउनवर्ड्स मूव करते हैं एंड इन अंदर ले जाते हैं, एंड जो हमारा डायाफ्राम है रिलैक्स कर देता है। ठीक है, अब ये एक ऑसम फैक्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऑसम फैक्ट मैंने आपकी बुक से उठाया है। ठीक है, जब भी हम हवा अंदर बाहर लेते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हमारी लंग्स में हवा नहीं होती है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए गैप आता है, 1-2 सेकंड का गैप आता है। तो इसलिए लंग्स जो है हमेशा रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर अपने पास रखती है, मतलब थोड़ी बहुत एयर हमेशा अपने पास रखती है, सो दैट कि हमेशा ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहे। व्हेन एयर इज़ टेकन इन एंड लेट आउट, जब भी हम हवा लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। हमेशा जो लंग्स है वो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर अपने पास रखते हैं, सो दैट देयर सफिशिएंट टाइम, ताकि थोड़ा टाइम देयर सफिशिएंट टाइम रहे, ताकि ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो सके। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, तो ये ब्लड में कैसे जाता है, ब्लड में सेल्स तक कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू ये जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ना ये ब्लड में, जैसे कि ये ऑक्सीजन ले लेता है फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज़ विच आर डेफिशिएंट इन वॉट ऑक्सीजन। तो जैसे कि जो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ना, जैसे ही मतलब हमारे ब्लड में ना बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है ना, एक स्पेसिफिक पिगमेंट पे चिपक जाता है, ट्रैप हो जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन जैसी जो पिगमेंट है ये फिर सारे सेल्स पे जाके ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। और इस ह्यूमंस में हेमोग्लोबिन है ऐसा पिगमेंट जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, बिकॉज हेमोग्लोबिन हैज़ अ हाई एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती बहुत गहरी है। ठीक है, और ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। आप ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स क्या होता है। हेमोग्लोबिन का ये काम है कि हेमोग्लोबिन की ना एफिनिटी है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर के अंदर देन ऑक्सीजन। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है इन आर ब्लड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।